गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा का अध्ययन करेंगे जिससे आप सभी भली भांति परिचित हैं, और वह विधा है पत्र विधा। तो पत्र क्या होते हैं, क्यों लिखे जाते हैं और आधुनिक समय में इनका क्या उपयोग है, इस सब के बारे में हम खुलकर चर्चा करेंगे। और अनौपचारिक पत्र जो कि आपके कोर्स सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो पत्र क्यों उपयोगी है। वर्तमान समय में इतने संचार के साधन होते हुए भी पत्र अपना महत्व क्यों रखते हैं। तो पत्र संचार के साधनों की एक अत्यंत शिष्ट व सभ्य विधा है जो आज भी सरकारी, गैर सरकारी या बड़े बड़े राजनेताओं, विशेषज्ञों द्वारा अपनाई जाती हैं और पत्र व्यवहार का एक अनूठा आनंद है। तो सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि पत्र होते कितने प्रकार के हैं। आपने इससे पूर्व अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र व औपचारिक पत्र में क्या डिफरेंस है। औपचारिक जिसे आप फॉर्मल लेटर बोलते हैं और अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें फॉर्मेलिटीज़ की इतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी कि हमें फॉर्मल लेटर में या औपचारिक पत्र में होती है। तो अनौपचारिक पत्र, जो पत्र निजी मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक होते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में किसी प्रकार की विशेष विधि या नियमों की पालना की हमें इतनी आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, इनकी जो भाषा होती है वो सभ्य ही होनी चाहिए, क्योंकि पत्र की पहली शर्त है कि जब भी उसे लिखा जाए तो उस समय जो भाषा का उपयोग किया जाता है वह भाषा शिष्ट व सभ्य होनी चाहिए। इसमें निश्चित अभिवादन अथवा अनुशंसा का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्रों में इसके विपरीत क्या होता है, विशिष्ट नियम विधानों की पालना की जाती है कि विशिष्ट नियम विधानों के अंतर्गत ही आपको पत्र लिखना है, क्योंकि जिसे आप पत्र लिखने वाले हो वो आपका कोई रिलेटिव नहीं है, आपका कोई मित्र नहीं है, तो उन्हें आप पत्र कैसे लिखोगे। तो उनके लिए आपको एक निश्चित लैंग्वेज यूज़ करनी होगी। जैसे आप अगर अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, अपने अध्यापिका को लिख रहे हैं, या कोई कार्यालय पत्र अगर आप लिख रहे हैं, तो उस समय आपको कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कैसी भाषा का प्रयोग करना है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना होता है। उसकी विषय वस्तु की एक निश्चित परिपाटी होती है। इसके विपरीत अनौपचारिक पत्रों में इस सब का निर्वहन नहीं करना होता है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि आप किसी भी तरह की भाषा लिखेंगे। भाषा हमेशा सभ्य होनी चाहिए। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहला है बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र या कोई सलाह आदि देने के लिए लिखा गया पत्र। अब हम सबसे पत्र का एक और मुख्य पार्ट जो है वो पढ़ने जाएंगे कि पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, उसके लिए कुछ विशिष्ट नियमों की पालना की जाती है और उन्हीं के अनुसार पत्र को लिखा जाता है। जैसे पत्र के कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे पता और दिनांक। जब भी पत्र लिखा जाता है तो स्पष्ट अक्षरों में पता और दिनांक जो है हमेशा लिखनी चाहिए। दिनांक लिखने से ये पता चलता है कि जो पत्र है कब लिखा गया है। प्राप्त करने वाले को
उसकी जानकारी हो जाती है कि पत्र, जैसे कभी आपने देखा कि पत्र बहुत लंबे समय के उपरांत पहुंचता है या कभी सही समय पर पहुंच जाता है, तो इसका पता कैसे चलेगा? तो पत्र की दिनांक से। संबोधन तथा अभिवादन शब्दावली का प्रयोग। पत्र की सामग्री, जो भी आपने कुछ मैटर विषय वस्तु लिखी है वो भी अत्यंत उपयोगी है। इसी से पता चलता है कि पत्र क्यों लिखा गया है। और पत्र की समाप्ति, हस्ताक्षर आदि। देखिए, अब प्रिय का संबोधन क्यों किया जाता है, ये हम अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है वो देख रहे हैं, तो उसी में हम प्रिय का उपयोग करते हैं। तो प्रिय का उपयोग क्यों किया जाता है? अपने से छोटे के लिए, अपने बराबर वालों के लिए और घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए। जैसे यदि कोई आपका मित्र है तो आप उसके लिए लगाएंगे प्रिय मित्र, प्रिय भाई आदि। औपचारिक स्थिति में मान्यवर, प्रिय महोदय, महोदया, जैसे आप इंग्लिश में लगाते हैं ना डियर, उसी तरह से। अनौपचारिक पत्रों में महोदय, महोदय, महोदय संबोधन शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अगली पंक्ति में हमें अभिवादन के लिए कोई शब्द नहीं देना होता है। अभिवादन शब्द लिखने के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए, जैसे पूज्य भाई साहब, सादर प्रणाम, प्रिय विवेक, ठीक है, आदि। इसके बाद में हम एक अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र को किस तरह से लिखा जाता है। जैसे देखिए, ये माता जी को पत्र। अब यहाँ पर सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में प्रेषक, जिसने पत्र भेजा है, उसका पता आता है सबसे पहले ऊपर, है ना। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे माता जी को पत्र। इसमें ये सेक्टर बोकारो, अक्टूबर 2006, ये जो लिख रखा है, यहाँ आप अपना पता लिखेंगे। उसके बाद में परम पूज्य माता जी, चरण वंदना, ठीक है। सबसे पहले अपना पता आएगा, उसके बाद आप दिनांक लिख सकते हैं बीच में, जहाँ पे जैसे देखिए ये अनौपचारिक जो पत्र लिखा हुआ है, ठीक है। इसी में अगर देखिए आपने अपना पता लिखा होता है यहाँ पे, जैसे अगर आप जोधपुर से लिख रहे हो तो अपना जोधपुर, अपने मकान संख्या जो भी कुछ है, कमरा संख्या, हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ का एड्रेस वो लिखा। फिर उसके बाद आपने यहाँ बीच में आप दिनांक लिख सकते हो। फिर जिसको पत्र जाने वाला है उसका एड्रेस आएगा, उसका पता, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है 950 सेक्टर, यहाँ जिसे हम प्रेषित कर रहे हैं, प्राप्तकर्ता का पता आएगा। उसके बाद में उनके लिए अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग, जैसे परम पूज्य माता जी, परम पूज्य पिताजी, पूजनीय माता जी, पूजनीय पिताजी, या श्रद्धेय माननीय, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। यदि मित्र है तो मित्रवर, प्रिय, प्रिय बंधु, बहन, प्रिय भाई आदि, ठीक है। चरण वंदना, अब चरण वंदना क्यों की गई है? क्योंकि ये बड़े हैं इसलिए इनकी चरण वंदना की जाएगी। चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं हम, ये सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद में पूर्ण विराम लगाया गया, जबकि परम पूज्य माता जी के बाद में किसका प्रयोग किया गया? अल्प विराम। चरण वंदना, पूर्ण विराम। कल आपका पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि घर में सब सकुशल है। अब देखिए, पत्र का जो आपको लिखने का है, उसमें जो अनौपचारिक पत्र, क्योंकि अनौपचारिक पत्र को समय के अंतराल के अंदर, अंतराल का मतलब होता है गैप, टाइम पीरियड, है ना, उसमें लिखा जाता है। तो आप उसको जो कितना बड़ा भी लिख सकते हो और कितना छोटा भी, परंतु एक जो सभ्य अच्छा तरीका है पत्र लिखने का, वो अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए उसमें, कि बहुत ज़्यादा आपने लिखते गए हो। इतना आगे आजकल की व्यस्त ज़िंदगी में इतना समय किसी के पास नहीं है कि वो अनावश्यक विस्तार को पढ़े, तो उसकी कुछ लिमिट होती है, कुछ सीमा होती है, ठीक है। अभी मैं आपको ये पत्र पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद में इसी तरह के हम और एग्जाम्पल देंगे। आपने पत्र में मुझे लिखा है कि मैं पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापों में, क्रियाकलापों मतलब कार्य, ठीक है, गतिविधियों में भी भाग लूं, क्योंकि आज के परिवेश में अतिरिक्त क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने आपके निर्देशानुसार अपने विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता तथा संगीत कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामांकन करवा दिया। नामांकन मतलब क्या होता है? एनरोलमेंट, ठीक है, तथा तैयारी भी आरंभ कर दिया। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि विद्यालय की हॉकी टीम में भी मेरा चयन हो गया है। सहपाठियों मतलब क्लासमेट्स के साथ मेरा अच्छा संपर्क स्थापित हो गया है। मेरी पढ़ाई भी ठीक प्रकार से चल रही है। स्वाति और दिव्या को मेरा बहुत बहुत प्यार तथा पिताजी को सादर प्रणाम। आपका प्रिय पुत्र राहुल। क्लियर? आपको समझ आया?
अभी इससे रिलेटेड जो भी कुछ डाउट्स है वो आप पूछ लीजिएगा, उसका निवारण कर दिया जाएगा। अब देखिए दूसरा पत्र है, उसमें देखो छोटे भाई को लिखा गया है। तो अभी मैंने बताया सबसे पहले जो प्रेषक है जिसने पत्र भेजा है उसका एड्रेस जो है पता वो सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद दिनांक, उसके बाद में जो पत्र प्राप्त करता है उसका पता आएगा। ये आप देखेंगे मुख्यतः यहाँ पर एक ही पता लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे वैसे लिखने का ये सलीका होता है कि दोनों पतों को लिखा जाता है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा वो कंजस्टेड ना हो जाए, इस कारण से मुख्यतः किताबों में या फिर जब हम ऑनलाइन देखते हैं तो उसमें एक ही पता हमें ज़्यादातर दिखाई देता है, ठीक है। प्रिय धवल, शुभाशीष, शुभाशीष का प्रयोग क्यों करते हैं जब कोई छोटा है। शुभ और आशीष दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। अब आप आशीर्वाद किसको दोगे, जो आपसे छोटा होगा उसी को आशीर्वाद दोगे ना, बड़े को तो ये आशीर्वाद की आवश्यकता है नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, शुभाशीष का प्रयोग अपनों से छोटे के लिए करोगे, ठीक है। अब इसमें ये अंदर पूरा मैटर आ जाएगा कि पत्र क्यों लिखा गया है, उसे पढ़ाई करने के लिए बोला गया है। जैसे देखो, तुम्हारे विद्यालय की ओर से प्रथम अवधि परीक्षा की अंक तालिका आज ही मिली। इसे पढ़कर अच्छा नहीं लगा क्योंकि दो विषयों में तुम्हारे अंक संतोषजनक नहीं है, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम्हें ये बात तो ज्ञात ही है कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी वे किसी न किसी तरह तुम्हें पढ़ाई का खर्चा नियमित भिजवा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो भाई है ये कहाँ रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है ना, फिर वो पढ़ाई नहीं कर रहा, इस कारण से उसे ये लिखा गया। तुम्हारा भी कर्तव्य हो जाता है कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। हमें तुम्हारी क्षमता पर, क्षमता मतलब तुम्हारी कैपेसिटी, एबिलिटी पर पूरा विश्वास है। ऐसा लगता है कि तुम समय को ठीक प्रकार से नियोजित नहीं कर पा रहे हो। स्मरण रखो, कठोर परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। समय का नियोजन इस प्रकार करो कि पढ़ाई के लिए भी समय रहे और अन्य गतिविधियों के लिए भी। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता, तुम स्वयं समझदार हो। हमें विश्वास है कि तुम भविष्य में शिकायत का अवसर नहीं दोगे। शुभकामनाओं के साथ। अब शुभकामनाएं क्यों की गई है, क्योंकि भाई क्या है, छोटा है, उसके लिए अच्छी कामनाएं। तुम्हारा शुभेच्छु, शुभेच्छु मतलब तुम्हारी शुभकामनाएं, तुम्हारे बारे में अच्छी बातें चाहने वाला, मनोज कुमार, ठीक है। आपको समझ आया। अब प्रभावशाली पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं आपको एक दूसरा पत्र का प्रारूप बताऊंगी और आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पत्र का लेख सुंदर, शुद्ध व सुवाच्य हो। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, और कोई भी शब्द पढ़ के संदिग्ध स्थिति ना रहे, असंदिग्ध हो, संदेहास्पद स्थिति ना हो। पत्र के विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिख सकते हैं। जैसे आपने ऊपर किसी मैटर के बारे में चर्चा की तो उसको अलग, फिर नीचे जैसे तुम बता रहे हो कि ठीक है मैं छुट्टियों में आऊँगा, तो उसको एक अलग से अनुच्छेद के रूप में लिखा जा सकता है। विषय की पुनरावृत्ति ना हो, पत्र में कभी रिपीटेशन नहीं होता है ना, जैसे एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हो, नहीं। औपचारिकता को अधिक विस्तार ना दें, आवश्यक बातों को प्राथमिकता दें, जो मुख्य बातें उनको सबसे पहले बताएं। पत्र में कभी भी कठिन भाषा या अपशब्दों मतलब बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे हमें हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई आवश्यक महत्वपूर्ण बात लिखने से छूट जाए तो अंत में बाईं और पुरुष शब्द लिखकर वही बात लिख देनी चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा कि पत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है। और अगर इससे रिलेटेड तुम्हारी कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट रह गई हो तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि तुम पूछ लेना। आपकी जो जितनी भी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा, आप लिख के दे सकते हैं। और एक पत्र मैं अभी तुम्हें होमवर्क में डालूंगी गृह कार्य के लिए कि तुम्हें लिखना है ना, तो पत्र की क्या मुख्य बातें होती हैं, पत्र में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, कौन कौन से शिष्टताओं का पालन करना चाहिए पत्र लिखने में, हमारा लेखन कैसा होना चाहिए, ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अशुद्धियाँ कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर बड़ों को पत्र लिखा जा रहा है, जैसे पूजनीय पिताजी, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, है ना, इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और अगर अपने मित्र को लिख रहे हो और फिर अगर तुम पत्र का इंतज़ार कर रहे हो तो क्या लिखोगे, उत्तराभिलाषी, मतलब मैं तुम्हारे उत्तर की अभिलाषा में हूँ, आशा में हूँ कि तुम फिर से मुझे पत्र, तुम भी मुझे पत्र लिखोगे ना, तुम्हारा, आपका, शुभाकांक्षी, तुम्हारा हितैषी आदि का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, पत्र की भाषा हमेशा सभ्य होनी चाहिए। इसी तरह से तुम्हारा, आज्ञा, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारी पुत्री,
ठीक है। इसमें जेंडर लिंग का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे तुम्हारी, तुम्हारा, आपका, आपकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने से आप अच्छे से पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है आदि। चाय डाल दी मम्मा?